जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल में। मैं आप सभी को NCERT का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें हम NCERT का पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम क्लासेस 6 टू 12th। अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 कंप्लीट, 9 कंप्लीट और क्लास 10th हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लास 10th NCERT हिस्ट्री की क्लासेस प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो आयरलैंड का कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ, वह देश जो कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने का सहायता की। तो आयरलैंड के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले लोग थे, उनको अंग्रेजों ने क्या की, मदद की और उन्हें प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। ब्रिटेनी और इसके चलते जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उनको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। और ये कब किया गया? सन 1801 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 में, उसने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि हो गई, कथन सही है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये कथन भी आपका सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उतने सिपाही नहीं थे कि वह जीत सकें। तो विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दिया था। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्चों की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुल्क आपका शुरू हो गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। तो सन 1913 से सन 1918 के बीच में कीमत दुगनी होने लगी, जिसके कारण जो आम लोग थे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। गांवों में जबरन भर्ती किया जाने लगा, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में काफ़ी गुस्सा था। सन 18 और 19 के सन 1819 सन 1918 और 19 में और 1920 और 21 में देश में बहुत सारे हिस्से में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भी भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक है, और इसी समय में आपकी फ्लू महामारी ये भी फैल गई थी। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन आपको बताने हैं कि असत्य कथन कौन सा है। पहले रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दीबाजी से पारित किया गया था। इस कानून के जरिए सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में अंदर रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये तो आपका सही है। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद में बहुत जल्दीबाजी से पारित कर दिया गया था। देखिए, ब्रिटिश संसद में नहीं, इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पारित किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर? गांधी जी ने इसको रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ये भी सत्य है। जनता द्वारा रैलियां, हड़ताल कर इस कानून को विरोध किया गया था। हमसे असत्य कथन पूछा है तो हमने बता दिया कि ब्रिटिश संसद में नहीं, ये कहाँ हुआ था? आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगला क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? आपका बम्बई में किया गया था। पहले विश्व युद्ध में ऑटम तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता हैं खलीफा, वह ऑटम सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा का तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में आपका खिलाफत समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी?
तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज वर्ष 1919 में वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश में भारत शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। इस चीज़ को उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। असहयोग आंदोलन, पहला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी। क्या ये कथन सही है? हाँ, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया था। तो इसकी शुरुआत शहरी मध्य वर्ग से हुई थी। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। नहीं, ये गलत है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। किसके अलावा? मद्रास के अलावा। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही वे अधिकार मिल सकता है, इसलिए उन्होंने पार्टी चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं चल पाया। ये कथन आपका सही है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था, परंतु खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने के कारण वह महंगा होता था और उसे गरीब नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो ज़्यादा बहिष्कार नहीं चल पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अवध किसान सभा की संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर वर्ष 1920 और अक्टूबर में किया गया था। तो अवध में एक सन्यासी बाबा थे, सन्यासी बाबा रामचंद के नेतृत्व किया था किसानों का। बाबा रामचंद इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूला करते थे। किसानों को बेघर करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर कोई उनका अधिकार स्थापित ना हो सके। तो इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था। ये बात एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद कुछ अन्य लोगों का नेतृत्व में इसका गठन हुआ, ये कथन भी सही है आपका। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। आपके तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो खुश नहीं था। कांग्रेस में जो लोग थे वह तालुकदार भी थे, व्यापारी भी थे, और इस आंदोलन में उनके घरों पर हमला करना, बाज़ारों में लूटपाट करना, गोदामों में कब्जा कर लेना, तो इसके चलते किसान इस आंदोलन से थोड़ा सा पीछे ही रह रहा था। ठीक है, तो आपका तीनों का तीनों कथन सत्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गुड़ में विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका गलत है, नहीं कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन बताना है। तो आंध्र प्रदेश के गुडमे पहाड़ियों में वर्ष 1920 की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया।
तो यह विद्रोह कर्नाटका के गुडमे पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ ना, गलत। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीतारमन राजू कर रहे थे। ये कथन आपका सही है। जो गुड्डेम विद्रोह है इसका जो नेतृत्व है वह अलूरी सीताराम राजू ने किया था। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। ये कथन भी आपका सही है। ठीक है। एक्चुअली देखिए, वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ के जो लोग थे, पहाड़ी जो लोग थे, उनको बहुत परेशानी थी और उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें ये भी लगता था कि उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वो भी उनसे छीन लिए गए हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमकृत विद्रोहियों का विश्वास था, वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। वो कहते थे कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित, जो राजू थे वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। साथ ही साथ राजू ने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग करके ही आज़ाद हो सकता है। गुड में विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और वह लोकप्रिय नायक के रूप में बन गए। ठीक है, तो इनको फांसी कब दी गई थी? वर्ष 1924 में। क्लियर? तो आपका 2 कथन सही है, 1 गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, सत्याग्रहियों को व्यापक परीक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के संघर्षों से थक चुके थे और वे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। तो स्वराज पार्टी के गठन में कौन सा कथन आपका असत्य है? मैंने पूरा चीज़ आपको स्वराज पार्टी के बारे में बता दिया। तो इसमें जो पहला कथन है वो आपका असत्य है। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। कुछ कांग्रेस नेताओं ने नहीं, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्लियर? असत्य पूछा है तो पहला असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, बात कर रहे हैं हम किसकी? साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। साइमन कमीशन के बारे में सत्य कथन। सबसे पहले मैं साइमन कमीशन को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे। ब्रिटेन की जो नई टोरी गवर्नमेंट ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। 1928 में जब
साइमन कमीशन 1928 में जब साइमन कमीशन आपका भारत आता है तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारों से किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसरॉय इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमेल सम्मेलन था ना, 3 गोलमेल सम्मेलन, उसका ऐलान कर दिया कि डोमिनियन स्टेटस की हम बात करें। आप आइए गांधी जी बात करते हैं गोलमेल सम्मेलन में। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई कि गोलमेल सम्मेलन कब तक होगा, डोमिनियन स्टेटस कब तक देंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेता खुश नहीं थे, इसलिए कांग्रेस इसमें प्रस्ताव में संतुष्ट नहीं दिखी, और संतुष्ट नहीं दिखी तो उन्होंने पहला गोलमेल सम्मेलन स्किप कर दिया। अब बात करते हैं सत्य कथन कौन सा है। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब सत्य कथन की अगर बात करें तो पहला कथन है कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। लिबरल सरकार ने ना, टोरी गवर्नमेंट ने, ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, उसका सुझाव देना। हाँ, ऑप्शन 2 सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसरॉय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया। ये भी कथन आपका सही है। कब ऐलान किया था? अक्टूबर 1929 में। अगला क्वेश्चन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से दबाया गया था। इसे देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्तक्षेप किया, और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले जो दूसरा सेकंड राउंड टेबल जो सम्मेलन था लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करने, मतलब उस वहाँ जाने में सहमति व्यतीत की। क्लियर? 5 फरवरी 1931। अगला क्वेश्चन है हमारा भाड़ा विरोधी आंदोलन। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। भाड़ा विरोधी कानून। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे उसके लिए ये आंदोलन था। तो ये कथन आपका सही है। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुका पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए वह चाहते थे कि जो ज़मींदारों को भाड़ा चुकाना था वह उसे माफ़ कर दें। इसके लिए इन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी या फिर कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसान जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकाते थे। इसी कारण गरीबी किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। ठीक है, तो बोला है कौन सा कथन सही है? पहला कथन आपका सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व, ये भी सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा आंदोलन का समर्थन किया? नहीं, समर्थन किया ही नहीं था, सिर्फ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब हुआ? बताइए, फिक्की का गठन कब हुआ? तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए, फिर आपको डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, बात है पहले विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने
भारी मुनाफा कमाया था। वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की का गठन हुआ। ठीक है, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जेडी बिरला जैसे माने जाने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन को समर्थन किया। क्लियर, याद रखिएगा। 1927 में फिक्की, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, ये कब था? वर्ष 1920। और ये कब था? वर्ष 1927। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो पहला है, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। असत्य पूछा है तो ये तो सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका को निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये कथन भी सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकाती थी। ये बात भी आपका सही है। गांधी जी का मानना था कि चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना औरत का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस गठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी औरत को जगह देने से कांग्रेस हिचकाती थी। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। ठीक है, तो तीनों के तीनों कथन आपके क्या हैं? मतलब असत्य पूछा है तो तीनों कथन सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको पता है कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जयंती था 14 अप्रैल को। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित और दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। तो इनका विवाद हुआ था किसके साथ? गांधी जी के साथ। कब? सेकंड राउंड टेबल लंदन में। किस चीज़ पर? अलग से निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर। किसके लिए? दलितों के लिए। सन्यासी रूप भारत माता, जो सन्यासिनी रूप है भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो सन्यासी माता का जो विख्यात रूप है उसको सबसे पहले किसने चित्रित किया था? राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है तो इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी थी। इस छवि का निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। फिर से सुनिएगा, इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। क्वेश्चन पूछा है भारत माता की विख्यात छवि, तो ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था आपका अबिंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि
वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो आप बताइएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1870 में। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, बंगाल में भी स्वदेशी आंदोलन में ये गीत खूब गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। वह शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे और भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले आपका वंदे मातरम, भारत माता की छवि, अबिंद्रनाथ टैगोर, कंफ्यूज मत होइएगा। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ये सही है। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा, लाल था और बीच में उनका चरखा भी था। असत्य का कथन पूछा है तो ना पहला असत्य है ना ही दूसरा असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है ये किस बैठक में पारित हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया। तो ये कहाँ पे हुआ था? वर्धा में। वर्धा में कब? 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने में एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। तो प्रस्ताव कब पारित हुआ? वर्धा में 1942 जुलाई में। और इसको कब वो किया गया, आपको समर्थन किया गया? बम्बई में। तो समर्थन बम्बई में, पास वर्धा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इन्विजिशन क्या थी? इन्विजिशन क्या थी? तो इन्विजिशन का मतलब होता है धर्म अदालत। क्या होता है? धर्म अदालत। विधर्मियों की सिखानियत करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, धर्म अदालत। ठीक है, तो ये एक रोमन कैथोलिक संस्था है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह कथन किसके थे? तो ये कथन थे लुई सेबेस्तियन मर्सी। 18वीं सदी फ्रांस के लिए एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सी ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का, छापाखाना मतलब आपका पत्रकारिता, जैसे पत्रकारिता, अखबार पढ़ना लोगों का, ठीक है, तो छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जो जनमत की आंधी है उसमें निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे। वे किताबों को घोंटते थे, किताबों की दुनिया में जीते थे और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते थे।
ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापा खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मसीहा ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। तो किसने कहा था? सेबेस्टियन मर्सी ने। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस की वीडियो मिलती रहे। ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा था, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूपी पुलिस किसी भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, ऑल ओवर इंडिया एसएससी लेवल या रेलवे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।